अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, गायनेकोलॉजी 10 टीचर्स का। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि एबनॉर्मल AUB, ये एक होलिस्टिक टर्मिनोलॉजी है और इसके अंदर फर्दर जो कैटेगरीज आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि HMB जो बहुत मोस्टली यूज़ होती है, इसमें क्या है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। HMB का मतलब क्या है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके बाद होती है IMB, मीन्स के इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। टू पीरियड्स के दरमियान में भी स्पॉटिंग होती है, ठीक है। जब इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का आएगा तो इसका मतलब है कि जो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें जाना चाहिए कि एंडोमेट्रियल या फिर सर्वाइकल पोलिप्स वगैरह हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल या फिर क्या है, सर्वाइकल पोलिप्स वगैरह का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा होती है PCB, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। जब ये पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आते हैं तो तब भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसमें कोई सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी है कोई, ठीक है। इसके बाद होता है PMB, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मीन्स के मीनोपॉज के बाद जो ब्लीडिंग होती है तो वो साइन होता है कि एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी का या फिर विजाइनल एट्रोफी का, ठीक है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। BEO क्या होती है, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिन्हें हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग्स हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो क्या है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, HMB, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। और ये डिफाइन कब होगी कि जब ब्लड लॉस जो है वो ग्रेटर देन 80 ml पर पीरियड हो जाए, ग्रेटर देन 80 ml पर पीरियड, ठीक है। एक पीरियड में जो ब्लड लॉस है वो 80 ml से ज़्यादा हो जाए। हम इसे काउंट तो नहीं कर सकते कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन यह है कि परसेप्शन होती है ब्लड लॉस की। अगर पेशेंट कहता है कि उसे परसेप्शन है कि उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है, मीन्स इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें अगर कोई HMB के साथ पेशेंट आया है तो आपकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें ये पॉइंट्स आने चाहिए कि इसमें फिब्रॉइड्स हो सकता है पेशेंट को, जो कि 30% जो है वो HMB के साथ एसोसिएट करता है, फिब्रॉइड्स के पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एडिनोमायोसिस हो सकती है, एडिनोमायोसिस, ठीक है। इसमें भी 70% जो पेशेंट हैं वो HMB के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल पोलिप्स हो सकता है, एंडोमेट्रियल पोलिप्स, ठीक है। या फिर कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। या फिर क्या है कि PID हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। या फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड डिजीज़, ठीक है। या फिर क्या है कि एंडोमेट्रियल या फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा वगैरह भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल या फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा वगैरह, ठीक है। तो जब भी आपके साथ पेशेंट आएगा HMB के साथ प्रेजेंट करेगा तो आपके ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये जो पॉइंट्स है ये बन जाने चाहिए, फिर आपने फर्दर इनको रूल आउट करना होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर कौन से सिम्टम होंगे तो वो किस जो डायग्नोसिस की तरफ वो हमें रेफ़र करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, अगर एक पेशेंट है वो आया इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, HMB तो है ही लेकिन उसमें क्या है कि इरेगुलर ब्लीडिंग भी है, साथ में इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, और क्या है कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग भी है। जब HMB के साथ ये 3 सिम्टम्स होंगे तो हमारा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो प्रोविजनल डायग्नोसिस की तरफ जाएगा और वो होगा कि एंडोमेट्रियल या फिर सर्वाइकल पोलिप्स का पेशेंट है ये, एंडोमेट्रियल या फिर क्या है, सर्वाइकल पोलिप्स का ये पेशेंट है, ठीक है। हमें उसकी हिस्ट्री से लग रहा है कि ये एंडोमेट्रियल या फिर सर्वाइकल पोलिप का पेशेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है वो HMB के साथ प्रेजेंट करता है और उसको कहता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड से भी ब्लीडिंग आ रही है, लाइक टूथ वगैरह से ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, PPH की हिस्ट्री है, पोस्ट पार्टम हेमरेज की हिस्ट्री है, और साथ साथ क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, मीन्स कि कोई ऑपरेशन हुआ होगा और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी उसे, ठीक है। ये हिस्ट्री दे रहा है अगर आपको पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग की, ठीक है। और क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग है विद डेंटल एक्सट्रैक्शन, उसने कोई दांत वगैरह निकलवाया है उसके बाद भी उसकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद भी। या फिर वो कहता है कि हमारी फैमिली में ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर दे रहा है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स की। तो अगर ये सिम्टम पेशेंट बता रहा है HMB के साथ तो हमारा जो डायग्नोसिस है वो जाता है कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स की तरफ, कि उसे कोएगुलेशंस प्रॉब्लम है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है HMB के साथ और उसके साथ साथ क्या है, अनयूजुअल विजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। HMB तो है ही लेकिन साथ क्या है, विजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, PID का पेशेंट हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि अगर HMB के साथ साथ वो यूरिनरी सिम्टम के साथ आया है कि उसे यूरिनरी में सिम्टम्स भी हैं
और क्या है कि साथ में एब्डोमिनल मैस फील होता है, कि उसे कोई एब्डोमिनल मैस, वो पेशेंट कहेगा कि मुझे पेट में कोई एक गोला महसूस होता है, एब्डोमिनल मैस फील होता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, पेशेंट होता है फाइब्रॉइड्स का, ठीक है। उसमें प्रेशर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और प्रेशर सिम्टम्स की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह हो सकती है, अर्जेंसी वगैरह हो सकती है, ठीक है। और उसमें एब्डोमिनल मैस अगर साथ कह रहा है तो वो फाइब्रॉइड्स का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर एक पेशेंट आया HMB के साथ और उसमें क्या है कि वेट चेंजेस हैं, और वेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, मीन्स के जो बहुत ज़्यादा वेट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, फटीग है और स्किन चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये हमें ये जो हमारा डायग्नोसिस जाता है थायराइड डिजीज़ की तरफ, कि उसे थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सारे इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका डायग्नोसिस के हमने रिलेट कैसे किया है, ठीक है। जब हमें पता चल रहा है कि ये फ़लाँ ऐसे सिम्टम हो सकते हैं और ये डायग्नोसिस हमारा बन रहा है, तो हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस का, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस, उसमें सबसे पहले हम फुल ब्लड काउंट करवाएंगे FBC, क्योंकि उस पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे एनीमिया वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम कोएगुलेशन स्क्रीन करवाएंगे, अगर वो कोएगुलेशन डिसऑर्डर के साथ आया है, क्या है, हम कोएगुलेशन स्क्रीनिंग करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन, उसमें हमें पता चलेगा कि कोई मैस वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हाई विजाइनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वैब्स लेंगे, हाई विजाइनल एंड एंडोसर्वाइकल स्वैब्स लेंगे, और फिर उन्हें हम कल्चर और सेंसिटिविटी भेज लेंगे, ठीक है, एंडोसर्वाइकल स्वैब्स। इसके अलावा क्या है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे, ठीक है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं, और ये आपने नहीं भूलनी, आपके जो पेपर है उसमें आपसे इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट मीन्स के मोस्टली पूछी जा सकती है, क्योंकि फोर्थ ईयर में आपसे क्लिनिकल डायग्नोसिस तो आपको सिनेरियो में बताया होगा, उससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिजीज़ है, और उसके बाद आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लान बताना होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। और ये याद रखें कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी की इंडिकेशंस क्या हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की इंडिकेशंस, ये अक्सर आपसे शॉर्ट एसक्यू में पूछा जा सकता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की इंडिकेशंस, ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ, और हमने उसका पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाया है, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड हमने उसका करवाया है, और उसमें जो थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, उस पेशेंट की हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी ज़रूरी है, ये इसकी इंडिकेशन है, ठीक है, एक हो गई। इसके अलावा क्या है कि HMB के साथ पेशेंट आई है और उसकी एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा है, और उसकी एज जो है 45 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका भी हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम लाजमी करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर एक पेशेंट HMB के साथ आई है और उसके साथ साथ क्या है, IMB भी है, इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, ठीक है, फिर भी हम उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे। या फिर हमने उसे कोई ट्रीटमेंट दिया है और वो फेलियर हो रहा है, ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है बार बार, तो फिर भी हम उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवा देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंडिकेशंस हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैनेजमेंट, हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे। जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, तो हम उसे मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक हमारे पास होता है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा हमारे पास होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल और सर्जिकल। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम उसे देंगे LNG-IUS विच इज़ लीवोनॉर्ड LNG-IUS, लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जिसे हम मायरीना भी कहते हैं। ये क्या करती है कि 95% जो है पेशेंट वो ट्रीट हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। तो ये हमारे पास पहला ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उसे ट्रान एक्जेमिक एसिड जो है वो मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रान एक्जेमिक एसिड, ठीक है। इससे क्या है कि 50% पेशेंट जो हैं वो इससे ट्रीट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग है, एंटी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हमने देनी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम मीफिनेमिक एसिड भी दे सकते हैं, मीफिनेमिक एसिड, ठीक है, मीफिनेमिक एसिड, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और ब्लड लॉस को 30% कम कर देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि नॉरहेथिस्टेरोन है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, नॉरहेथिस्टेरोन, जो कि प्रोजेस्टोजिन्स होते हैं, नॉरहेथिस्टेरोन, ठीक है। और ये हमने देने होते हैं डे 6 से लेके डे
26 तक, ठीक है, डे 6 से डे 26 तक हमने देना है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है GnRH एनालॉग्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देते हैं हम। ये एगोनिस्ट क्या करते हैं, एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देते हैं और उसकी वजह से क्या है, एमिनोरिया काज करते हैं। ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एमिनोरिया हो जाता है, ब्लड लॉस के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था कि मेडिकली हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, क्या है कि पहले हम LNG IUS देंगे, लिवोनॉर्डेस्ट्रिल इंट्रायूट्राइन डिवाइस, फिर क्या है ट्रांएग्जामिक एसिड दे सकते हैं, मीफिनेमिक एसिड दे सकते हैं, नॉरहेथिस्टेरोन दे सकते हैं और GnRH के एगोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने पहले ये श्योर करना होता है कि पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है। अगर उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और वो फर्टिलिटी चाहती है तो फिर हम उसे मेडिकली ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है और उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो तो मतलब उसे अब वो फर्टिलिटी की ज़रूरत अगर नहीं है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर हम उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, क्या है कि हम एंडोमेट्रियल एब्लेशंस भी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन में हमारे पास मेथड होता है, इसमें हम कहते हैं इम्पीडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक है। इसमें बस एक मेथड क्या होता है कि इम्पीडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन। सेकंड क्या होता है, थर्मल यूट्राइन बैलून थेरेपी, ठीक है। ये बस आप लोग इनके नाम याद रख लें तो बहुत है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके लेवल पे। माइक्रोवेव एब्लेशन भी कहते हैं इसमें। थर्ड जो इसका मेथड है वो क्या है, माइक्रोवेव एब्लेशन, ठीक है। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर देते हैं। अगर इससे भी पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा, इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, फिर अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं हम, अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइज कर देते हैं अम्बिलिकल आर्टरी को, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम मायोमेक्टमी कर सकते हैं, मायोमेक्टमी, ठीक है। और क्या है कि ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स की, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स। और लास्ट क्या है, हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, जो कि क्या है, सर्जिकल रिमूवल होता है यूट्रस का, हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट के, और ये हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसी तरह एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल में सर्जिकल मेथड की डिटेल नहीं चाहिए, और इस मेडिकल में भी आपको इसके नाम वगैरह आना चाहिए और इसके जो मेन पॉइंट्स है बस वही याद रखने ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।